गांव के बीचों बीच एक भव्य हवेली थी, जहां जमींदार हरपाल सिंह अपनी इकलौती बेटी राधिका के साथ रहता था। राधिका की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसका चेहरा स्वर्ग की अप्सरा जैसा था और आंखें ऐसी कि लोग देखते ही रह जाते। लेकिन राधिका को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। वो अपनी सहेलियों कंचन और मालती का मजाक उड़ाती। कंचन, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल काले कौवे जैसा है। तुम अपने चेहरे पर कुछ लगाती क्यों नहीं हो? और मालती, तुम तो बिल्कुल भैंस सी दिखती हो। मेरे सामने तो तुम दोनों की कोई औकात ही नहीं है। देखो, इस रानी को बस अपनी सुंदरता का ढोल पीटती रहती है। चलो, मैं जा रही हूँ, धूप होने को आई है। हमें नीचा दिखाने में से बड़ा मजा आता है। कुछ करना होगा कंचन। राधिका की ये बातें कंचन और मालती के दिल में आग की तरह सुलग रही थी। दोनों सहेलियां उसी जलती थी और बदला लेने की सोचने लगी। हाँ मालती, कुछ तो करना ही होगा। लेकिन एक दिन राधिका की शादी की खबर गांव में फैल गई। एक धनवान जमींदार का बेटा राघव उससे विवाह करने वाला था। हवेली में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कंचन और मालती को ये बात और भी चुभ गई। उनसे अब रहा नहीं गया। देखो, इस महारानी को अब शादी करके और रानी बनेगी। हमें तो हर बार बेइज्जत करती है। कुछ करना होगा मालती, अगर अभी नहीं किए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार इसे सबक सिखाना ही होगा। वैसे चलो, मैं घर जाती हूँ, तुम कुछ उपाय ढूंढो। कंचन अपने पिता मंगल के पास जाती है और सारी बात बताती है। मंगल एक जादू टोने में यकीन करने वाला व्यक्ति था। उसकी बेटी की बात सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। पिताजी, कोई ऐसी चीज नहीं है कि राधिका का चेहरा बंदरिया जैसा हो जाए। वो हमें हर बार बंदरिया बंदरिया कहती है। उसे सबक सिखाना है। हाँ बेटी, ऐसा तो हो सकता है। मेरे पास एक चीज है जिससे यह संभव है, लेकिन इनका तोड़ मेरे पास नहीं। तुम्हारे दादाजी ने बताया था कि मैनाक पर्वत पर एक कबीला रहता है जिसके पास इसका जादुई तोड़ है। अगर हमेशा के लिए उसका चेहरा वैसा रहा तो। पिताजी, कुछ भी हो, मुझे राधिका से बदला लेना है। वो मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। मंगल अपनी बेटी की जिद देखकर सोच में पड़ जाता है। वो एक योजना बनाता है। दूसरे दिन मंगल अपनी बेटी को बिना बताए भेष बदलकर बाजार में एक फेरी वाला बन जाता है। वो एक टोकरी में कुछ सामान लिए चिल्लाता है। चेहरा चमकाने वाला पाउडर ले लो। यह पाउडर चेहरा ऐसा बनाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। पाउडर ले लो। तभी राधिका बाजार से गुजर रही होती है। वो मंगल की आवाज सुनकर रुकती है। बाबा, ये कैसा पाउडर है, जरा बताओ तो। बेटी, ये जादुई पाउडर है। इसे लगाओ और तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर हो जाएगा। सच में? मेरी शादी कुछ दिन में है। इसे लगाने से मेरा चेहरा और चमकेगा। हाँ बेटी, ये पाउडर खास है। ठीक है, दे दो बाबा। और मन में सोचती है, और हाँ, मैं अपनी दोनों बदसूरत सहेलियों को भी ये लगाने को कहूँगी। राधिका पाउडर खरीद कर ले जाती है। मंगल मन ही मन हंसता है, क्योंकि उसे पता है ये पाउडर जादुई है, जो मन की गहरी इच्छाओं को हकीकत में बदल देता है। लेकिन एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। मंगल घर पहुंचता है तो देखता है कंचन घर में नहीं है, क्योंकि राधिका अपनी सहेलियों कंचन और मालती को बुला लेती है। वो उत्साहित होकर उसे पाउडर दिखाती है। देखो, ये पाउडर मेरी सुंदरता को और बढ़ाएगा। तुम दोनों भी लगाओ, शायद तुम्हारा चेहरा भी कुछ ठीक हो जाए। अरे दिखाओ राधिका, मैं भी तो देखूं। हाँ, क्यों नहीं राधिका, हम भी लगाएंगे। लेकिन कंचन और मालती मन ही मन गुस्सा होती हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाने के लिए पाउडर ले लेती है और अपने अपने घर जाते हैं। तीनों रात में अपने चेहरे पर लेप लगाते हैं और सोचते हैं, काश ये जादुई लेप होता और कंचन का चेहरा बंदर जैसा होता तो मजा आ जाता। दूसरी ओर कंचन घर में सोचती है, अगर ये जादुई लेप होता और राधिका इसको लगाती और इसका चेहरा एक भालू जैसा दिखता तो उसकी नाक कट जाती पूरे लोगों के सामने। वैसे मालती भी अपने घर में राधिका के लिए सोचती है, भगवान करे ये लेप लगाए और राधिका का चेहरा शेर का हो जाए, मजा आ जाएगा। तीनों अपने अपने चेहरे पर लेप लगाती हैं और आराम से सो जाती हैं।
अगली सुबह जब राधिका, कंचन और मालती उठती हैं, तो तीनों चौंक जाती है। तीनों अपने अपने घर के दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने चेहरों को देखकर रोती हैं। राधिका का चेहरा बंदर जैसा हो गया है, कंचन का चेहरा भालू जैसा, मालती का चेहरा शेर जैसा। ये क्या हो गया? मेरा चेहरा, मेरी सुंदरता। पिताजी जल्दी आइए, देखिए मेरे चेहरे को क्या हो गया पिताजी। जमींदार देखकर चौंक जाता है। उधर कंचन अपने घर में पिताजी ये क्या हो गया? कंचन बेटा, ये तो उस पाउडर का असर है, लेकिन इसका असर तुम्हें कैसे हुआ? पिताजी ये पाउडर तो मुझे राधिका ने दिया था, जिससे मैंने सुंदर होने के लिए रात्रि में लगाया था। ये क्या किया बेटा? मैंने तो यह पाउडर जमींदार की लड़की को दिया था। आपने क्या किया? मैंने तो राधिका के लिए सोचा था। मेरा चेहरा क्यों? उधर मालती अपने घर में मैंने तो राधिका का सोचा था, ये मेरे साथ कैसे हो गया? उधर मालती अपने घर में जादुई पाउडर ने उनके मन की छिपी इच्छाएं पूरी की थी। कंचन ने राधिका के लिए भालू का चेहरा सोचा, राधिका ने कंचन के लिए बंदर का और मालती ने राधिका के लिए शेर का। लेकिन शाप ने उनकी इच्छाओं को उलट दिया और हर एक चेहरा वही बन गया जो उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था। गांव में हड़कंप मच जाता है। जमींदार हरपाल सिंह सदमे में था। मंगल भी अपनी बेटी का चेहरा देखकर पछताने लगता है। काश मैंने ये बदला नहीं सोचा होता। अब मेरी बेटी भी उस जादुई पाउडर का शिकार हो गई। मंगल और उसकी बेटी कंचन जमींदार हरपाल सिंह के घर जाते हैं। जमींदार जी, कुछ कीजिए, हमारी बेटियों को क्या हो गया? अरे हाँ मंगल, मैं गांव में मुनादी करवाता हूँ। जो कोई जमींदार की बेटी और उसकी सहेलियों के चेहरे को ठीक करने का उपाय बताएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। गांव वाले डर के मारे चुप हैं। कोई भी उस जादुई शाप के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन गांव का एक युवक वीरू जमींदार के घर जाता है। जमींदार साहब, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि मैनाक पर्वत पर एक कबीला रहता है। उनके पास एक जादुई पत्थर है जिसके छूने से हर शाप और बीमारी ठीक हो जाती है। मैं वहां जाऊंगा जिससे ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन वीरू, वो पर्वत खतरनाक है। क्या तुम ये जोखिम ले सकते हो? राधिका और गांव की बेटियों के लिए मैं ये करूंगा। ठीक है लड़के। वीरू मैनाक पर्वत की ओर निकल पड़ता है। रास्ता कठिन है। घने जंगल, जहरीले सांप और अजीब सी फुसफुसाहटें। रात में वो एक गुफा के पास रुकता है जहाँ उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है। बेटा, तुम इतने रात कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं मैनाक पर्वत जा रहा हूँ। मेरे दादाजी ने कहा था कि उस पर्वत पे एक ऐसा जादुई पत्थर है जो शारीरिक समस्याओं को खत्म कर देता है। बेटा, मैनाक कबीले तक पहुंचने के लिए तुझे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तू पास हुआ तो तुझे जादुई पत्थर मिलेगा। मैं तैयार हूँ। तुम्हें पहले बंदर कबीले के पास जाना होगा, तभी आगे का रास्ता खुद ही खुल जाएगा। वीरू मैनाक पर्वत के पहले कबीले बंदर कबीले के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है जादुई पत्थर का एक टुकड़ा इस कबीले के पास है, लेकिन बाकी 2 टुकड़े शेर कबीले और भालू कबीले के पास है। वीरू, हमारे पास जादुई पत्थर का सिर्फ एक टुकड़ा है। बाकी 2 टुकड़े शेर और भालू कबीले के पास है। लेकिन ये पत्थर तभी शक्तिशाली होगा जब तीनों टुकड़े एक साथ जुड़ेंगे, और हर टुकड़े के लिए तुझे एक कठिन परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूँ। गांव की बेटियों का शाप तोड़ने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। पहली परीक्षा है साहस। हमारे जंगल में एक प्राचीन बंदर मंदिर है जहाँ एक विशाल काय सांप रहता है। उसकी गुफा से पत्थर का पहला टुकड़ा लाना होगा। जी सरदार जी, मैं अवश्य उस पत्थर को हासिल करूंगा। मैनाक पर्वत का जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था। यहाँ हर कदम पर रहस्य और खतरा छिपा था। वीरू बंदर मंदिर पहुँचता है। मंदिर की दीवारों पर बंदरों की नक्काशी है और हवा में एक अजीब सी सिसकारी गूंज रही है। गुफा के अंदर एक विशाल काय सांप है जिसकी आंखें लाल चमक रही है। क्या चाहता है तू इंसान?
मेरे खजाने को छूने की हिम्मत है। इतने बड़े सांप को देखकर वीरू का दिल कांप रहा था, लेकिन उसे राधिका, कंचन और मालती के शापित चेहरे याद आया। वो अपनी हिम्मत जुटाता है और सांप की आंखों में देखता है। मुझे पत्थर का टुकड़ा चाहिए, मैं इसे गांव के भलाई के लिए लेने आया हूँ। सांप हंसता है और वीरू की ओर झपटता है, लेकिन वीरू अपनी चतुराई से एक पत्थर फेंककर सांप का ध्यान भटकाता है और गुफा के अंदर दौड़ता है। वहाँ एक चमकता हुआ नीला पत्थर का टुकड़ा रखा है। वो उसे उठाता है और बाहर भागता है और वो पत्थर पकड़कर बंदर कबीले के सरदार के पास पहुँचता है। कबीले के सरदार की जय हो। सरदार, मैंने वह अद्भुत पत्थर ला लिया है। पहली परीक्षा पूरी होती है। बहुत खूब नौजवान, अब तुम्हें इस जंगल की दक्षिण दिशा में शेर कबीले के पास जाना होगा। तुम्हें अगले पत्थर की जानकारी वही मिलेगी। प्रणाम, मुझे आज्ञा दीजिए। वीरू दक्षिण दिशा की ओर निकल जाता है और करीब 2 दिन के बाद शेर कबीले के पास पहुंचता है। यहाँ का सरदार एक ताकतवर योद्धा होता है, जिसके पास जादुई पत्थर का दूसरा टुकड़ा होता है। शेर कबीले के सरदार को वीरू का प्रणाम। तुम कौन हो युवक, और तुम्हें हमारे कबीले का पता किसने दिया? सरदार, मुझे बंदर कबीले के सरदार ने आपका पता बताया है। मुझे वह जादुई पत्थर चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सरदार, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कृपया बताएं। हमारे कबीले का एक प्राचीन शेर जो जंगल का रक्षक है, बीमार है। उसे बचाने के लिए तुझे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक दुर्लभ जड़ी लानी होगी। लेकिन वहां जाने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। अगर तुम वह जड़ी लेकर आ जाते हो, तुम्हें पत्थर मिल जाएगा। सरदार, मुझे आज्ञा दीजिए। वीरू बिना हिचक के जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल का वो हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। वहाँ जहरीले पौधे और कई प्रकार की औषधि होती है। वीरू को एक चमकता हुआ फूल मिलता है, वो उसी की जड़ी होती है। वो जड़ी लेकर शेर कबीले लौटता है और बीमार शेर को ठीक करता है। शेर कबीले का सरदार उसे पत्थर का दूसरा टुकड़ा देता है। दूसरी परीक्षा पूरी होती है। सरदार की जय हो। मुझे आज्ञा दीजिए और बताने की कृपा करें कि इस पत्थर का तीसरा टुकड़ा मुझे कहाँ मिलेगा। नौजवान युवक, यह तीसरा टुकड़ा पश्चिम दिशा में रहने वाले भालू कबीले के पास मिलेगा। मैं उसे प्राप्त कैसे करूँगा सरदार? हर एक पत्थर के टुकड़े का अपना एक रहस्य है, जिसे तुम्हें उस कबीले के पास जाकर ही पता चलेगा। तुम जाओ, तुम एक साहसी लड़के हो। मुझे विश्वास है कि तुम इस रहस्य को भी अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से सुलझा लोगे। धन्यवाद सरदार, मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वीरू पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ता है। करीब 2 दिन के बाद वीरू भालू कबीले के पास पहुंचता है। यहाँ का सरदार एक बूढ़ा ज्ञानी व्यक्ति है, जो पत्थर का तीसरा टुकड़ा संभाले हुए रहता है। भालू कबीले के सरदार को वीरू का प्रणाम। तुम कौन हो युवक, और तुम्हें हमारे कबीले का पता किसने दिया? सरदार, मुझे शेर कबीले के सरदार ने आपका पता दिया है। मुझे जादुई पत्थर का टुकड़ा चाहिए। मेरे गांव में एक संकट आ गया है। मुझे उस संकट से निकलने के लिए इस जादुई पत्थर की आवश्यकता है। कैसी मुसीबत? तुम मुझे विस्तार से बताओ। वीरू भालू कबीले के सरदार को पूरी बातें बताता है, जिससे सरदार उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बेटा, तुम्हें इस पत्थर के आखिरी टुकड़े के लिए एक परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूँ सरदार। तुझे अपने मन के सबसे गहरी इच्छा को स्वीकार करना होगा। गुफा में एक दर्पण है जो तेरा सच दिखाएगा। अगर तू उसे स्वीकार कर लेगा तो पत्थर का आखिरी टुकड़ा तेरा। वह गुफा कहाँ है? मुझे उसका रास्ता दिखाइए। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें गुफा के बाहर छोड़ दूंगा, लेकिन अंदर तुम्हें अकेले जाना होगा। सरदार और वीरू गुफा के पास पहुंचते हैं। वीरू गुफा में प्रवेश करता है। वहाँ एक विशाल दर्पण होता है, जिसमें उसे उसका अतीत दिखता है। वो दिन जब वो राधिका की सुंदरता से प्रभावित था, लेकिन उसके घमंड से चिढ़ता था। वीरू, तू गांव की भलाई के लिए ये सब कर रहा है या राधिका का दिल जीतने के लिए?
सच बोल। वीरू गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ, मैं राधिका से प्रभावित था, लेकिन अब मैं सिर्फ गांव की लड़कियों को बचाना चाहता हूँ। मेरे मन में कोई लालच नहीं। दर्पण टूट जाता है और पत्थर का तीसरा टुकड़ा प्रकट होता है। तीसरी परीक्षा पूरी होती है। वीरू तीनों पत्थर के टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है। जैसे ही टुकड़े एक दूसरे से मिलते हैं, एक तेज नीली रोशनी फूटती है और पत्थर एक नया चमकता हुआ रूप ले लेता है। अब ये एक गोल नीला पत्थर होता है। पत्थर अब पूरा हो चुका था। वीरू पत्थर को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। मुझे इस पत्थर को लेकर जमींदार की हवेली पर जल्दी पहुंचना होगा। कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं कभी ना आऊं। वीरू 2 दिन के बाद हवेली पहुंचता है। राधिका, कंचन और मालती अपने अपने शापित चेहरों, बंदर, भालू और शेर के साथ उसका इंतजार कर रही है। जमींदार हरपाल सिंह और गांव वाले भी वहां जमा होते हैं। वीरू वहां पहुंचता है और कहता है, इस पत्थर को छूने से पहले अपने मन को शुद्ध कर लो। कोई लालच, कोई जलन, कोई घमंड नहीं। राधिका, कंचन और मालती एक दूसरे की ओर देखती हैं। वो अपनी गलतियों पर पछताती हैं। मैंने अपनी सुंदरता को सब कुछ समझा। मुझे माफ कर दो कंचन, मालती, मुझे माफ कर दो। तीनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और पत्थर को छूती हैं। एक तेज रोशनी हवेली को भर देती है। उनके चेहरे धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं। राधिका का चेहरा फिर से चांद सा चमकने लगता है। कंचन और मालती भी अपनी पुरानी शक्ल में लौट आती हैं। वीरू, तुमने कर दिखाया। मेरी बेटी और उसकी सहेलियों का चेहरा पहले जैसा हो गया। शाप टूटने के बाद राधिका, कंचन और मालती अपनी गलतियों से सबक सीख चुकी थी। राधिका अब अपने घमंड को छोड़ चुकी थी। मैंने समझ लिया है, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, मन में होती है। मैंने तुम सबका मजाक उड़ाया और आज मुझे इसकी सजा मिली। मैं वादा करती हूँ, अब मैं सबके साथ प्यार और सम्मान से रहूंगी। मैंने जलन में गलत किया। हमारी गलतियों ने हमें ये शाप दिया, लेकिन इसने हमें सच्चाई भी सिखाई है। गांव वाले उनकी बात सुनकर तालियां बजाते जमींदार हरपाल सिंह वीरू को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है। लेकिन वीरू की नजर राधिका पर पड़ती है, जो अब पहले से ज्यादा विनम्र और दयालु हो चुकी थी। वीरू, तुमने मेरी बेटी को बचाया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं। वीरू, तुमने न सिर्फ मेरा चेहरा बल्कि मेरा मन भी बदला। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वीरू मुस्कुराता है और राधिका का प्रस्ताव स्वीकार करता है। गांव में उत्सव का माहौल बन जाता है। राधिका और वीरू की शादी धूमधाम से होती है। कंचन और मालती भी अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करती हैं और गांव में फिर से खुशियां लौट आती है।